हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 22 तक देख लिया है। आज के सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो दोस्तों, रहस्यमयी झील रूपकुंड झील को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4778 मीटर है। कितनी है? 4778 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। इसे रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, रूपकुंड झील जो है यह सदैव बर्फ से ढका होता है। इसी वजह से इसे हिमानी झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी झील भी कहते हैं या फिर रहस्यमयी झील कहते हैं, बर्फ से ढके होने के कारण। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति को कहते हैं। दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति है। मत्स्य पालन, दोस्तों मत्स्य पालन नीली क्रांति कहते हैं। उर्वरक के लिए भूरी क्रांति हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों, करनाल बंट यह एक टिल्टिया नामक कवक से के कारण होता है। किस कारण से होता है? टिल्टिया नामक कवक के कारण होने वाला रोग है, जो कि गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में होता है करनाल वंट रोग। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यह दक्षिण एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगता है? तो वह है चाड देश की सीमा जो है वह भूमध्य सागर से नहीं लगता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आप बताइए चाड की राजधानी क्या है? तो चाड की राजधानी अनएजमेना है। क्या है? अनडजमेना। अगला प्रश्न है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? दोस्तों, डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। किसको जोड़ती है? बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है डेविस जल संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेफिन की खाड़ी दोस्तों कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। मांग के नियम के अंतर्गत दोस्तों उपभोक्ता किसी भी वस्तु को अधिक से अधिक खरीदता है कम कीमतों पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपभोक्ता की प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी 1867 से 68 के बीच में किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहले आर्थिक सुधार नीति 1991 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1991 ईस्वी में। दोस्तों, देश पर भारी आर्थिक संकट से जूझने के लिए आर्थिक सुधार नीति लाया गया था, जब केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन से 8.3% तक पहुंच गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि जब आर्थिक संकट आई थी देश पर, तब केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद से कितना प्रतिशत तक पहुंचा था? तो कितना पहुंचा था? 8.3% तक पहुंचा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक सुधार नीति कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो प्रकाश पर
प्रकाश के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपरिवर्तित रहता है, चाहे घटे या फिर बढ़े, दोनों ही कंडीशन में प्रकाश के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों डायनेमो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। आप देखे होंगे जब किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबाइएगा तो उसे उठाइएगा, पानी के अंदर जब रहेगा तब तो वो हल्का महसूस होगा। तो ये जो भार में कमी आता है वह किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जो वस्तु होता है उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। उस वस्तु के भार की जो मात्रा होती है उसके बराबर वो अपने भार को कम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा। अगला प्रश्न है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल के इडुक्की जिले में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। इसमें से कौन सा है जो फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। तो वो हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों यह कार्बन का प्रूफ है, ना कि फॉस्फोरस का अयस्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी फॉस्फोराइट, क्लोराइपाइट या फिर क्लोरोपाइट ये तीनों फॉस्फोरस का अयस्क है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगा जाता है। दोस्तों यह संयोजकता से पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जाता है? संयोजकता से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम को मिलाया जाता है वेल्डिंग के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन गैस में पूछे तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को मिलाया जाता है। ठीक है, धातु पूछे तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, और गैस पूछे तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। दोस्तों वॉशिंग सोडा यह सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। सामान्य नाम है किसका है? सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और खाने की सोडा यानी बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। धब्बा रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है लोहा के साथ? तो याद रखिएगा क्रोमियम का। किसका किया जाता है? क्रोमियम का। 12% क्रोमियम डाला जाता है लोहा के साथ, तो वह धब्बा रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 1% निकेल और 5% कार्बन मिलाया जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण धातु तत्व कौन सा है। तो क्रोमियम है, जिसमें 12% क्रोमियम को मिलाया जाता है। और कार्बन कितना मिलाया जाता है? तो 5% कार्बन और 1% निकेल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड में जो उपस्थित होता है अशुद्धता जो नमी को सोखता है वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घोल किसका कोलाइडिक विलयन होता है। तो दोस्तों कोलाइडिक विलयन द्रव्य में द्रव्य का घोल होता है। क्या होता है? द्रव्य में द्रव्य का घोल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए दूध और पानी का जो मिश्रण होता है वह एक कोलाइडिक विलयन है। अगला प्रश्न है, हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइपरटेंशन
शब्द जो है यह रक्तचाप बढ़ाने के लिए यानी कि उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्रयोग किया जाता है हाइपरटेंशन को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या फिर अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग क्या है दोस्तों? यह एक मस्तिष्क संबंधित बीमारी है जिसमें न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन कम हो जाते हैं, यानी कि याददाश्त जो है वो कम कर देता है। दिमाग का जो न्यूरॉन है वह एक दूसरे तक अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाता है। तो अल्जाइमर रोग से याददाश्त में कमी आ जाता है। तो यह किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा है। कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका कार्य है उपापचय, रक्तचाप और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है, पचाने वचाने का काम करता है। दोस्तों यह मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये हमारे मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग का हिस्सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ों पर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में हो जाता है इससे गठिया नामक रोग हो जाता है। जब हमारे जोड़ों पर यूरिक एसिड जम जाता है तो गठिया रोग हो जाता है, यानी कि आप देखते होंगे जोड़ों में दर्द होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? हमारे जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं उसका काम क्या है? तो यह हमें संक्रमण से संघर्ष करने का क्षमता प्रदान करता है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्रमण से संघर्ष करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? इसमें से कौन सा है जो मालवेसी कुल का नहीं है? तो वो हो जाएगा सरसों, जो कि क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी नामक कुल का पौधा है, जो कि एक शाक जातीय पौधा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरसों। यह कौन से कुल का है? तो क्रूसीफेरी, याद रखिएगा, क्रूसीफेरी कुल का पौधा है सरसों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लोदी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, जो कि 15वीं शताब्दी में लोदी राजवंश की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। पहला है पेशवा। दोस्तों पेशवा यह पुणे में पेशवा हुआ करते थे, मेन इसका जो क्षेत्र था वो पूना था। भोसले जो थे यह नागपुर में थे। होलकर, दोस्तों होलकर इंदौर के क्षेत्र में थे और गायकवाड़ यह बड़ौदा के क्षेत्र में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो 3, 4, 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो दोस्तों पद्मावत नामक पुस्तक यह मालिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मालिक मोहम्मद जैसी, जो कि एक सूफी परंपरा के महाकाव्य है पद्मावत। यह सूफी परंपरा को मानते थे मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दोस्तों हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इसका सही आंसर हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम का ही नाम है दोस्तों। तो हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम ये दोनों में से कोई भी देगा तो वो सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हुमायूं की मकबरा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? दोस्तों विजयनगर के जो राजा थे वह विरूपाक्ष देवता को मानते थे। इनके कुल देवता कौन थे? विरूपाक्ष थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य एक संगम वंश का राजवंश था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रा
डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? विदेशी यात्री डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों यह बिंदुसार के दरबार में आए थे। डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के दरबार में आए थे। दोस्तों डाइमेकस जो है यह फिलाडेल्फस का राजदूत था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दोस्तों गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वह उज्जैन था। कौन सा था? उज्जैन, जो कि एक वाणिज्यिक केंद्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कैलाश जो कि शिव मंदिर है, अब याद रखने का ट्रिक है कि शिव जी का के मंदिर का निर्माण कृष्ण भगवान करवाए थे। तो याद रखिएगा इससे, कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कृष्ण प्रथम यह राष्ट्रकूट शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो सबसे पहले पुर्तगालियों के बीच स्थापित हुआ। किसके बीच हुआ था? पुर्तगालियों के बीच 1498 ईस्वी में पुर्तगाली के शासक वास्को डी गामा भारत आए थे। भारत के कालीकट बंदरगाह, केरल में जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पे आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, और उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? दोस्तों फ्रांसीसी दक्कन में अपना शक्ति स्थापित नहीं कर पाए थे क्योंकि अंग्रेज की फौज उस टाइम काफ़ी शक्तिशाली थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और यह लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा था। कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी जो पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे उसका नाम इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रमुख समिति में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो अल्पसंख्यक उप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। नागरिकता किस भाग में है? तो दोस्तों नागरिकता भाग 2 में है। पंचायत यह भाग 9 में है। राजभाषा की चर्चा भाग 17 में की गई है, और सहकारी समिति यह भाग 9 के ख में चर्चित है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 4, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? यानी कि अगर किसी भी नागरिक को किसी अन्य देश से कोई उपाधि मिल रही है तो उसके लिए राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह है आर्टिकल नंबर 18 में। किस में है? अनुच्छेद 18 में है। इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। अगर आपको कहीं से उपाधि लेनी है कोई तो राष्ट्रपति का आज्ञा लेना पड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं।
पहला है यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिक हैं उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे देश से आए हुए नागरिक को यहाँ का मौलिक अधिकार लेने के लिए, नागरिकता लेने के लिए न्यायालय का शरण लेना पड़ता है, तो इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा ये कथन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह है समाचार पत्र, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ना कि राज्य सूची के। बाकी कारागार, स्थानीय शासन और लोक स्वास्थ्य ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाचार पत्र जो समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो है अंग्रेजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 15 + 7 22। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में अधीन उद्योपना संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अगला प्रश्न है 1946 ईस्वी में गठित आंतरिक सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। दोस्तों आंतरिक सरकार जब बनी थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। कौन सा विभाग मिला था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 में आई थी और 2012 ईस्वी तक चली थी। कब आई थी, 2007 में आई, 2012 ईस्वी तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीव्र एवं सामाजिक विकास का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।